नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो वाराणसी से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण को लेकर वादी पक्ष की मीटिंग में 4 वादियों के साथ अधिवक्ता रहे मौजूद। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 वादियों ने मुकदमे वापस ना लिए जाने की बात कही है। अब कुल मिलाकर 5 वादी थे, जिसमें से एक ने वापस ले लिया अपना नाम। अब 4 वादियों ने मुकदमा वापस ना लिए जाने की बात कही है, यानी कि अभी भी इस पर सुनवाई चलेगी। आपको बता दें कि 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन का वक्त बीत चुका है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है इलाके में। और 3 बजे यहाँ पर टीम कल भी पहुंची थी और उसके एक दिन पहले, यानी कि पहले दिन भी शुरुआत जो है वो 3 बजे से ही की गई, जहां पर बाहरी हिस्सों का वीडियोग्राफी किया गया था। लेकिन उसके बाद कल जो है, जो विवादित क्षेत्र है, वहां पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। नारेबाजी की स्थिति पहले दिन भी थी, दूसरे दिन भी लगभग स्थिति नजर आई, लेकिन सुरक्षा बल की जो तैनाती थी वो वहां पर पुख्ता थी। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे कि 4 वादियों के साथ अधिवक्ता मौजूद थे जिन्होंने इस पर मुकदमा वापस ना लिए जाने की बात कही है। वहीं एक जो वादी है, राखी जिसका नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने प्रकरण में अपना नाम वापस ले लिया है। पूरी जानकारी देखिए, श्रृंगार गौरी और जो मस्जिद है ज्ञानवापी, उस पर लगातार मामला चल रहा है, जिसको लेकर अभी 2 दिन पिछले जो वहाँ वीडियोग्राफी कराई गई। हालांकि तमाम हंगामे के बाद वीडियोग्राफी पूरी अच्छी तरीके से हुई, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के लेकर के, लेकिन सोमवार को फिर से होनी है। उसी बीच में सबसे बड़ा जो मोड़ आया है, जिसमें राखी जो पक्षकार हैं उन्होंने अपना मुकदमा वापस लेने के लिए ऐलान किया है। अभी लिया नहीं है, सोमवार को ये अपना मुकदमा वापस दे सकती हैं, जानकारी ये भी मिली है। तो उनके साथ जो साथी हैं जितेंद्र, वो भी अपना मुकदमा ले रहे हैं। यानी जो एक मुकदमा, इस पूरे मामले में 4 मुकदमे दाखिल हुए थे, जिसमें सबसे पहला जो मुकदमा है वो रंजना अग्निहोत्री ने दाखिल किया था। वो भी जो श्रृंगार गौरी के पक्ष को लेकर के अपने आप को वकील बना करके और श्रृंगार गौरी के पास से मुकदमा दाखिल किया गया था। उनका यह मानना है कि इस मामले के 4 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। अगर एक व्यक्ति मुकदमा वापस ले भी लेता है तो उस पर कोर्ट की कार्रवाई पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पहुंचेगी। दूसरा, अगर वीडियोग्राफी या फिर कुछ मामले में कोई दिक्कत आती है राखी सिंह के वापस लेने के बाद, तो उसके लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। उसकी न्यायालय पे उस पर न्यायालय से बात की जाएगी। उस जो पक्ष है वो रखा जाएगा। और हो सकता है, हालांकि टिप्पणी उठाते हुए उन्होंने कहा है कि राखी सिंह जो है, हो सकता उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया हो, इस वजह से ये मुकदमा वापस ले रही हो। तमाम तरीके से जो विवाद हैं वो अब सामने आ गए हैं। यानी जो 4 जो मुकदमे दाखिल हुए थे वो आपस में ही कहीं न कहीं तनाबुनी अब शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पे न्यायालय क्या कुछ एक्शन लेता है कि कल जब सुनवाई जो वीडियोग्राफी होनी है उसमें न्यायालय कुछ वीडियोग्राफी कराएगा, या फिर जो पक्षकार हैं उनको बुलाएगा, उनसे बयान लेगा, या क्या कार्रवाई आगे की न्यायालय प्रक्रिया क्या कुछ होती है, वो आने वाला वक्त तय करेगा। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से वादी राखी सिंह अपना केस वापस लेने का ऐलान कर चुकी है। मां श्रृंगार गौरी की तरफ से मुख्य पक्षकार रंजना अग्निहोत्री एडवोकेट ने बताया, राखी सिंह के मुकदमा वापस लेने पर हमारे मुकदमे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने हंगामा किया है। वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे मामले पर एक नया मोड़ आ चुका है। राखी जो उसमें एक फरियादी हैं, उन्होंने अपना मुकदमा वापस लेने का ऐलान कर दिया है। और ज्यादा जानकारी से हमारे साथ एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री, जो कि मां श्रृंगार गौरी का पक्ष मुख्य रूप से रख रही हैं। क्या मामला है कि राखी जो मामला जो आ रहा है कि उन्होंने अपना वाद वापस लेने का ऐलान किया है, क्या इस मुकदमे में कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, हमारा मुकदमा 17 फरवरी 2021 को फाइल किया था। उस मुकदमे को फाइल करने के पहले हमने जो है विधिक तरीके से सारी जो नोटिस दी जाती हैं वक्फ बोर्ड को और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देने के बाद वो मुकदमा हमारा दाखिल हुआ था काशी की अदालत में। मुकदमा एडमिट हो गया और इंतजामिया कमेटी को
उसमें अपना जवाब फाइल करने के लिए समय दिया गया। हमारे मुकदमे फाइल करने के लगभग 8.5 महीने के बाद आप बता रहे हैं राखी सिंह और वह 5 अन्य के द्वारा एज ए भक्त की कैपेसिटी में एज ए डिवोटी एक मुकदमा फाइल किया गया कि हमको भी पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए। हमारा मुकदमा जो था उसमें माता श्रृंगार गौरी स्वयं पार्टी माता श्रृंगार गौरी द्वारा वादमित रंजना अग्निहोत्री व अन्य व्यक्ति जिसमें कि जन उद्घोष सेवा संस्थान के कुलदीप तिवारी, शिशिर चतुर्वेदी और नीरज शंकर सक्सेना इत्यादि लोग। इस मुकदमे में वकील हमारे हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन हैं। मुकदमा एडमिट हो चुका है। अभी आप बता रहे हैं कि राखी सिंह द्वारा मुकदमा वापस लिया जा रहा है। राखी सिंह का मुकदमा खाली डिवोटी की कैपेसिटी से था, इंडिविजुअल कैपेसिटी से था। उनके मुकदमा वापस लेने से अन्य लंबित मुकदमों पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों के अंदर आशंकाएं बढ़ गई इस समाचार के बाद। कानूनी प्रक्रिया क्या होता है? जैसे कुछ एक मामले के कोई एफआईआर 2-3 लिख जाती तो एक में पंच कर दिया जाता है। कोर्ट का क्या प्रोसेस है और क्या लोग जानना चाहते हैं इस मामले के बाद अगर कल जिस तरीके से वीडियोग्राफी चल रही है उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है इसमें? देखिए, मेन मुकदमा तो माता श्रृंगार गौरी का है। उसमें तो किसी की हिम्मत है नहीं, किसी में दुस्साहस, कोई दुस्साहस नहीं कर सकता कि उस मुकदमे को कोई वापस ले ले, क्योंकि उसमें मैं स्वयं वाद मित्र हूँ। राखी सिंह का जो मुकदमा है उन्होंने भक्त की कैपेसिटी से फाइल किया है। किन कारणों से वो मुकदमा वापस ले रही है ये कारण अभी स्पष्ट नहीं है। राखी सिंह आपके पास आई थी मुकदमा में शामिल होने के लिए, उन्होंने कहा था कि उस मुकदमे में शामिल कर लीजिए, तो क्या लगता है क्या वजह रही है कि बीच से रास्ता बदल लिया है, साथ छोड़ दिया है? देखिए, इस मुकदमे को, राखी सिंह वाले मुकदमे को माननीय हरिशंकर जैन जी ने तैयार किया था। उनके पास राखी सिंह गई थी कि मुझे भी भक्त की कैपेसिटी में मुकदमा दायर करने का एक मौका दीजिए। तो जैन साहब ने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से मुकदमा तैयार किया। अब बीच रास्ते में उनको क्या हो गया, उनकी हो सकता आस्था बदल गई हो, सनातन से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हो, इस कारण वो ऐसा कर रही हो। अभी जो कारण है, स्पष्ट कारण अभी हमारे सामने नहीं आए हैं। कल एक दिन की वीडियोग्राफी बची है, 3 दिन का होना था। अगर इसमें कोई व्यवधान आता है, कोर्ट का कोई पॉइंट अगर फंसता है, अगर वीडियोग्राफी रुकती है, तो अगला किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, वीडियोग्राफी में तो व्यवधान 2 दिन से ही आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता था वीडियोग्राफी हो और उसमें व्यवधान कर रहा था। बावजूद उसके वहां पर हरिशंकर जैन जी और विष्णु जैन मौके पर मौजूद रहे और वीडियोग्राफी हुई। क्योंकि सूर्यास्त के बाद वीडियोग्राफी होती नहीं है, उसके बाद ये डेट जो है सोमवार की लगा दी गई। अगर कोई व्यवधान आता है, विधिक व्यवधान आता है, तो हर एक व्यवधान के लिए हमारे पास रास्ते खुले हैं, हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, इस मामले में कितने मुकदमे दायर हुए थे? इस मामले में पहला मुकदमा माता श्रृंगार गौरी का दायर हुआ था, उसके बाद 3 मुकदमे और दायर हुए हैं। शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में 4 मुकदमे दायर हुए थे, जिसमें अगर कोई भी फरियादी बीच में 1-2 अपना वाद वापस भी ले लेते हैं तो कानूनी प्रक्रिया है, उस मुकदमे की सुनवाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैप्टन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। इधर झांसी के दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर का दौरा किया। ललितपुर में सीएम योगी ने विकास से जुड़ी कई निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया है। यहां के कचौंदा बांध के साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन परियोजना का निरीक्षण किया। इस प्रोजेक्ट से 62 गांव के लगभग 1.5 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को नल से पेयजल मिलेगा। इस परियोजना का कार्य जो है वो 174 करोड़ की लागत से हो रहा है। ललितपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन के सभागार में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते नजर आए। वहीं ललितपुर दौरे से पहले सीएम योगी ने मध्य प्रदेश के दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगवानी में पीताम्बरा पीठ पहुंचकर यहां पर दर्शन किए, जहां उन्होंने बाबा बगलामुखी की पूजा अर्चना की और महाभारत कालीन वन खंडेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया। राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो पाता। राम राज्य की स्थापना का मार्ग तब प्रशस्त होगा जब एक स्वर से 135 करोड़ का भारत बोलेगा, और एक स्वर से जब बोलेगा, एक स्वर से चलेगा, तो राम राज्य की परिकल्पना का मार्ग प्रशस्त होगा। और राम राज्य के इस मार्ग का प्रशस्त करने का कार्य वर्तमान में भारत के अंदर हो रहा है। मैं बापू का अभिनंदन करता हूं बुंदेलखंड वासियों की ओर से, क्योंकि इस कथा के माध्यम से बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव, प्रत्येक जन तक
प्रभु राम की वाणी का संदेश पहुंचा है, व्यासपीठ का संदेश पहुंचा है। लोग आए हैं, बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदों से लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, वे सभी आए हैं। और वैसे बापू की कथा होती है तो पूरा देश उमड़ता है, उसमें पूरा देश आता है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को मिल रहा है, हर एक को सुरक्षा मिल रही है, हर एक को हर प्रकार की सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। और बिना भेदभाव के इतनी बड़ी कथा में आपको आने का अवसर भी प्राप्त हुआ और साथ साथ प्रसाद ग्रहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक साथ सब कुछ है और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं। वहीं से पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडल की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नाराजगी व्यक्त की। सीएम योगी ने ललितपुर में हुई घटना को लेकर भी गहरा असंतोष व्यक्त किया और पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में जवाब तलब किया। उन्होंने देर से की गई कार्रवाई पर भी सख्त नाराजगी जाहिर की है। मंडल में माफियाओं के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई न होने पर भी गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पेशेवर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। सीएम ने कहा कि माफियाओं के प्रति संवेदना न हो, आम आदमी के प्रति संवेदना होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर जो उतारे गए हैं वो फिर से न लगे, इसको लेकर सुनिश्चित करने को भी सीएम ने कहा। इसके साथ ही साथ आवाज सीमित रहे, परिसर के बाहर न जाने पाए, ये भी ध्यान रखने की सीएम ने सलाह दी। उन्होंने संबंधित थाना अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना आज सुबह अपने काफिले के साथ शहर के मोहल्लों में साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लेने निकले। इसी बीच एक सांड उनकी पास जो घर है वहां पर घुस गया। इस पर पुलिस अफसरों को पसीना आ गया। हालांकि सांड ने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन लोगों को जिधर जगह मिली उधर ही वो खड़े होते नजर आए। अंगरक्षकों ने जिधर भी उनका काफिला निकला उधर सांडों को वो भगाते हुए नजर आए। तो इस तरह का माहौल वहां पर कुल मिलाकर देखने को मिला था। सुरेश खन्ना ने शहर में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था न होने पर नाराजगी भी जताई है। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाकर एएसआई से जांच करवाने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ताजमहल के बंद कमरों की एएसआई से जांच कराने की याचिका अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर की गई है, जिसका मकसद ये बताया गया है कि ताजमहल के इतिहास से संबंधित कथित विवाद को आसानी से सुलझाया जा सका। ये याचिका अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने दाखिल की है। जानकारी के मुताबिक भवन की 4 मंजिला इमारत संगमरमर की बनी है। मध्य में 2 मंजिलें हैं, इनमें 12 से 15 विशाल कमरे हैं। इन 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिल है जो कि पिछले हिस्से के नदी तट तक जाती है। नदी तट के बाहर में संगमरमर के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं। इनके झरोखों को चुनवा दिया गया है। अंदेशा जताया जाता है कि इन 22 कमरों में हिंदू देवी देवता से जुड़े सबूत मौजूद हैं। अब इसी मसले के हल के लिए याचिका दायर की गई है। मथुरा में शनिवार को सड़क हादसे में संडीला इलाके के सुंदरपुर टिकरा के एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत से पूरा गांव सिसकियां भर रहा है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचे शवों को देखकर कोहराम मच गया। नवदंपति के साथ सभी का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें कि मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक अज्ञात वाहन से कार टकरा गई। हादसे में एक बच्चा समेत 7 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज नोएडा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। अब बताया यह भी जा रहा है कि ये सभी लोग नोएडा में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। पूरा परिवार खत्म हो गया है, जिसका संज्ञान स्वतः हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ट्वीट किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने लिया है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं आई हूँ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ पे पूरा शासन प्रशासन आप देख रहे हैं मेरे साथ में खड़ा हुआ है और हम सभी इस परिवार के जो एक उनके सुपुत्र जी बच गए हैं, हम सभी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो नवदंपति के साथ 7 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। पूरा गांव जो है वो गम में डूबा हुआ नजर आया।
सड़क हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम के बाद शवों को गांव लाया गया, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। बद्रीनाथ के धाम के जो कपाट हैं आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खोलने से पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान, मंत्रोच्चार और सेना बैंड की धुनों के साथ आज 6:15 पर खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और धाम खोलने के लिए आदि शंकराचार्य की गद्दी और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की मूर्ति तेल कलश यात्रा के साथ जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में अपने अगले पड़ाव योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचा दी गई थी। 4 धाम यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। आपको बता दें कि एक दिन में 15,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। दर्शन के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से सभी तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी। इधर उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये सीट विधायक कैलाश गैतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी थी। ये ऐसे में बीजेपी से सीएम धामी इस सीट पर पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो सोमवार यानी कि 9 मई को अपना नामांकन करेंगे। बीजेपी विधायक कैलाश गैतोड़ी के इस्तीफे से खाली हुई चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मैदान में हैं। वे विधानसभा चुनाव में अपनी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने दोबारा उत्तराखंड का सीएम उन्हें बनाया गया। इसके बाद बीजेपी विधायक ने उनके लिए अपनी चंपावत सीट छोड़ी और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा पार्टी ने बीते दिनों की है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से निर्मला गैतोड़ी को मैदान में उतारा गया है, जो 11 तारीख को नामांकन करेंगे। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से इस खबर पर लाइव। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो उपचुनाव होने हैं, अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कल नामांकन करने वाले हैं सीएम, इसे लेकर क्या कुछ माहौल वहां पर नजर आ रहा है? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नामांकन 9 तारीख को होने वाला है। कहीं ना कहीं लगातार तैयारियां चल रही थी। जो बीजेपी के नेता हैं वह भी चंपावत का रुख कर चुके हैं। इसके साथ ही जो शासन और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसे भी दुरुस्त करने का काम किया गया है। तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम सारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि चुनाव को किस तरीके से जीता जाए। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी था। इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 9 तारीख को नामांकन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें भी उत्साह है और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का भी यह कहना था कि जो यह उपचुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जनता आने वाली है। जनता का रुझान बीजेपी की तरफ हो रहा है, तो साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। इसके साथ साथ जो तमाम सारे नेता हैं उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है। तमाम सारे नेता जो है वह चंपावत का रुख कर रहे हैं, वह चंपावत पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नामांकन में वह शिरकत करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो सीएम कल नामांकन करेंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। इधर हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अतिक्रमण कर बनाए गए 4600 मकानों पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च से अवगत करवा दिया गया है, जिसमें रेलवे को 23 करोड़ रुपए की रकम जिला प्रशासन को देनी होगी, जिस पैसे से फोर्स के रुकने की व्यवस्था के साथ ही सभी इंतजाम किए जाएंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए 25 पोकलैंड जेसीबी मशीन के साथ ही मलबा हटाने के लिए भारी मात्रा में मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र की निगरानी करेगा। जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए अस्थायी जेल बनाने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इधर रामनगर के कोटा रेंज में पड़ने वाले भालोन गांव से एक मामला प्रकाश में आया है, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने एक रिजॉर्ट स्वामी पर आरोप लगाया है कि निर्माणाधीन पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण करने के साथ ही उस भूमि पर सीसी मार्ग बनाया गया है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि वन पंचायत की भूमि से ग्रामीणों को अपनी अपनी भूमि पर भी न जाने देने की धमकी दी जा रही है और इस पूरे मामले पर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें कि आसपास सिविल फॉरेस्ट है, तो उस पर भी कब्जा किया गया है। नदी के किनारे यहाँ पर रिवर साइड है और कुछ लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। जब ग्रामीण अपनी भूमि पर जाते हैं तो उन्हें धमकाया भी जाता है। आरोप ये भी है कि यहाँ पर सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसे लेकर भी आपत्ति जताई गई है।
अब ऐसे में कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।